Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well. Today our topic is kind of marriage. Previous जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो है ना वो मैरिज के वाले से डिस्कस किया था, उसके एसेंशियल्स ऑब्जेक्ट के वाले से, नेचर्स के वाले से डिस्कस किया था हमने उसका, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं मैरिज के वाले से, ठीक है। आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो जो है वो मैरिज की काइंड्स के वाले से है, ठीक है। मैरिज की क्या काइंड्स हैं ये जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए प्रीवियस लेक्चर जो था मैरिज के वाले से, जिसमें मैंने एसेंशियल डिस्कस किए थे, वो कंप्लीट डिटेल से था, ऑब्जेक्टिव, एसेंशियल्स और उसके बाद नेचर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने एक डिटेल के साथ डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये तकरीबन ये सारी चीज़ें, मीनिंग वगैरह ये सारा हमने उसमें डेफिनेशंस ये डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस पे अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, रीज़न क्योंकि आप पहले वो तैयार करके आ चुके हैं, ठीक है, वो सुन लिया आपने, ठीक है। तो ये हम जो है ना उसको ऐसे ही जो है ना वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे काइंड्स हैं उसको हम जो है ना वो ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। रिलीजियस सेक्रीमेंट भी कहा गया केस लॉज में, और इसको जो है ना वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा गया है बहुत से केस लॉज में, ठीक है। निकाह इस्लाम में जो है ना वो निकाह का वर्ड जो है ना वो यूज़ किया गया, ठीक है, इस्लाम में। तो इट्स अ हलाल कॉन्सेप्ट। जो पर्सन जो है ना वो कम्पिटेंट है, ठीक है, मेंटेनेंस दे सकता है वाइफ को, हक महर दे सकता है, तो ये जो है ना वो निकाह उसको, क्योंकि सुनते मुक्ता है, ठीक है। सुनते मुक्ता बेसिकली वो होती हैं जो कि सुनना आपने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो वो पर्सन जो है ना वो एलिजिबल हो जाता है निकाह के लिए, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो मेल और फीमेल का जो है ना वो आपस में जो रिलेशन है उसको हलाल जो है ना वो एक जो वैलिड जो सही निकाह है, ठीक है, जो लीगल निकाह है, वो बेसिकली जो है ना वो रिलेशनशिप जो अपोजिट जेंडर है उनके रिलेशनशिप को जो है ना वो हलाल करता है, ठीक है। और ये जो निकाह है जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको पता ही है कि दैट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है ना एक राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो डिटरमाइन करता है बोथ ऑफ द पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। तो सुन्नत मुक़द्दा है, जो पर्सन जो है ना वो कम्पिटेंट है और जो असेंशियल्स पे पूरा उतरता है, मेंटेनेंस दे सकता है वाइफ को, हक में दे सकता है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर अ मैरी टू अनदर वुमेन, ठीक है। असेंशियल हमने पढ़े थे, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कम्पिटेंसी क्या होती है, ठीक है, कंसीडरेशन जो हक महर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। डिफरेंट काइंड है इसकी मैरिज की, रेगुलर, वैलिड, ठीक है, जिसको हम रेगुलर और सही मैरिज भी कहते हैं, वैलिड मैरिज कहते हैं, ठीक है, इरेगुलर, ठीक है, और वाइड मैरिज, ठीक है। ये काइंड है इसकी। अगर हम इसके फीचर की बात करें तो देर इज़ नो मैरिज विदाउट कंसर्न के बगैर जो है ना वो आप फीमेल की कंसर्न के बगैर जो है ना वो आप मैरिज उससे मैरिज नहीं कर सकते। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको केस लॉ से भी डिस्कस किया था कि अगर आप फीमेल की कंसर्न के बगैर जो है ना उससे शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फीमेल जो है ना वो सेपरेट हो सकती है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बिलो द अंडर द एज है तो फिर आप जो है ना उसकी मैरी कर रहे हैं, तो अगर वो कॉन्जुगल राइट्स उसने परफॉर्म नहीं किए, ठीक है, तो वो जो है ना वो सेपरेट हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद जब एक मैरिज हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है ना राइट्स क्रिएट हो जाता है हस्बैंड और वाइफ का, और ड्यूटीज़ जो है ना वो राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। और डिफरेंट वे से जो है ना वो आप मैरिज को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हम एक सेपरेट जो है ना वो लेक्चर में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ग्राउंड है, और हस्बैंड जो है ना वो मैरिज को कैसे डिसॉल्व कर सकता है, वाइफ कैसे डिसॉल्व कर सकती है, और थ्रू द कोर्ट आप जो है ना वो मैरिज को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इन द रिटन फॉर्म में जो है ना। आज अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो अगर लैंड लॉज को डिस्कस करें तो लैंड लॉज तो ये कहते हैं कि रिटन फॉर्म में जो है ना होना चाहिए। सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 को हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ना वो उसको डिटरमाइन करती है जब मैरिज हो जाती है। तो ये बेसिकली एक लीगल वे है टू प्रोक्लेमेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड लिस्टमेसी के वाले से, ठीक है, चाइल्ड को जो है ना वो लिस्टमेट डिक्लेयर करने के वाले से ये जो है ना एक लीगल वे है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि पहले जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो आपने देखा है कि जो भी मैरिज होती है उसको यूनियन काउंसिल से रजिस्टर करवाना लाजमी है। और फिर उसके बाद जो वो सारा प्रोसीजर जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में लिखा है, जब हम उसको सेपरेट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वो हम जो है उसमें सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का बेसिक हमारा टॉपिक जो है वो काइंड ऑफ मैरिज के वाले से है। रेलिवेंट प्रोविजन जो है मुस्लिम लॉ के वाले से वो 250 से 253 सेक्शन है। मैरिज का मीनिंग लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि वेडलॉक जो म्यूचुअल रिलेशन है हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है, वो बेसिकली एक जो है ना एक क्रिएट करती है निकाह, ठीक है। एक इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो लेजिटिमेसी ऑफ जो हस्बैंड और वाइफ के कॉन्जुगल राइट्स हैं उनको लीगलाइज करता है, ठीक है। और जो
क्रिएशन है, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड है, उसको जो है ना वो लीगलाइज करता है। ये बेसिकली जो है ना वो निकाह का मीनिंग है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें मैरिज निकाह की, तो रुबीना कोर्सर वर्सेस अब्दुल रहमान, ये कोर्ट ने ये हेल्ड किया था, और ये हदाया की डेफिनेशन भी है। ठीक है, हदाया में ये डिफाइन किया गया कि मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान, टू अपोजिट जेंडर, मेल और फीमेल। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट ये है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और लीगलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, और ये मैरिज जो है उसको लीगलाइज करती है। मतलब अगर आप विदाउट मैरिज अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है। ठीक है, उसके वो राइट्स नहीं होते हैं जो कि एक लिजिटिमेट चाइल्ड के होते हैं, बल्कि इलिजिटिमेट चाइल्ड के तो कोई राइट्स दिए ही नहीं है इस्लाम ने। ठीक है, उसके कोई भी राइट्स नहीं है, बस ये है कि वो जिंदा रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमीर अली, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन और डेन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो जिसको सोसाइटी प्रोटेक्ट करता है इन ऑर्डर टू बी ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बेसिकली, और फोलनेस एंड अनचेस्टी एंड लीगलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, इससे जो है ना वो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो बेसिकली जो है ना वो लीगल, उनको जो है ना वो लेजिटिमेट डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद सर शाह सलमान की डेफिनेशन, क्योंकि ये चीज़ें लास्ट टाइम मैंने डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, 30-35 मिनट का लेक्चर था हमारा लास्ट टाइम। ठीक है, तो इस वजह से इसको उस डिटेल से जो है ना हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफ़ा। ठीक है, ये इसमें जो है ना सर शाह सलमान ने इस केस में ये हेल्ड किया था कि इसका सिविल कॉन्ट्रैक्ट और रिलीजियस एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी नेचर को जो है ना वो डिफाइन किया था कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि टू अपोजिट जेंडर के दरमियान होता है। ठीक है, और इसको जो है ना हम रिलीजियस एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा 1886 ये केस ला है। मैरिज इज मोहम्मद इज नॉट अ सेक्रीमेंट। इस केस में ये कहा गया था कि इट्स नॉट अ रिलीजियस एग्रीमेंट्स, इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो कि टू अपोजिट जेंडर के दरमियान होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई पर्सन जो है वो वाइफ को मेंटेनेंस दे सकता है और हकमत दे सकता है तो ही मस्ट गेट हिमसेल्फ टू बी मैरिड। ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो है ना वो हमें सेइंग, यानी कि हदीस में से ये जो है ना वो चीज़ मिलती है। उसके बाद अगर हम मैरिज की बात करें तो एज अ मुस्लिम कम्युनिटी में ना टू मेजर सेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, सुन्नी और शिया। ठीक है, तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि मैरिज की 3 काइंड है। एक वैलिड मैरिज जिसको हम सही मैरिज कहते हैं। ठीक है, हलाल मैरिज जिसको हम कहते हैं, एक इरेगुलर मैरिज और एक वाइड मैरिज। ये 3 कॉन्सेप्ट है एज अ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स में। अगर हम शिया स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में टेम्परेरी मैरिज का भी कॉन्सेप्ट है। एक जो है स्कूल ऑफ थॉट्स, वो जो शिया स्कूल ऑफ, सारे नहीं इसको मानते टेम्परेरी मैरिज को, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो टेम्परेरी मैरिज का कॉन्सेप्ट भी देता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं शिया में, ठीक है, वो परमानेंट जो है वैलिड और वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में पाया जाता है। ठीक है, काइंड जो है इसकी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये काइंड्स है। ठीक है, शिया में जो है ना वो टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, और सुन्नी जो मैरिज है उसमें जो वैलिड, इरेगुलर और वाइड जो है ना ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ना पाए जाते हैं। काइंड्स ऑफ मैरिज की अगर बात करें, जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि जब आप निकाह करो तो उसको लिख लो। ठीक है, ओरली भी निकाह हो सकते हैं, रिटर्न भी शरीयत के मुताबिक। लेकिन जो लैंड लॉज है वो ये कहता है कि जो है जब आपने निकाह करना है तो उसको लिखा होना लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज आपको ऊपर फाइन इम्पोज किए जाते हैं एज पर द सेक्शन 5 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस। ठीक है, और आपको पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो लैंड लॉज जो है वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करता है शरीयत से। अदरवाइज जो शरीयत कहती है वो ये कहती है कि ओरली भी निकाह हो सकते हैं और रिटर्न भी निकाह हो सकता है। लेकिन लैंड लॉ इस वजह से कंट्राडिक्ट करता है कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि लोग शादी करते थे लेकिन वो ये नहीं थे मानते कि ये बच्चा जो है ना वो हमारा है, या तो वाइफ ये नहीं थी मानती कि यही मेरा हस्बैंड है। ऐसे ही जो है ना वो हस्बैंड ये नहीं था मानता कि ये बच्चा जो है ना मेरा है। ठीक है, और मेरी जो है ना इससे निकाह हुआ है। तो ये इस वजह से इसको जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जो है ना वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आया था। अगर आप मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को पढ़ें, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो कम्प्लीटली वुमेन्स के राइट्स को जो है ना वो प्रोटेक्ट किया गया। तो ये जो है ना मेन रीज़न थी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की। ठीक है, तो अगर हम इसके काइंड्स की बात करें, काइंड्स ऑफ मैरिज। अब मैरिज की मैंने यहाँ पे जो है ना वो क्लियर कट बताया कि शिया जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसमें टेम्परेरी और परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स में वैलिड, इरेगुलर और वाइड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी कॉन्सेप्ट जो है इसको हम मोता मैरी भी कहते हैं। ये इतना इशारी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है शिया में। ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है शिया सेक्ट्स में। सारे शिया सेक्ट्स नहीं इसको मानते, मैं पहले बता दूं, आप मुझे जो है ना वो
कमेंट्स में ये ना कहते फिरिएगा कि सर हमारे जो है ना वो सेक्ट में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये मुत्ता मैरी का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इतना अशारी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है मुत्ता मैरी का। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक्चुअली में इसमें बेसिकली ये होता है कि एक मेल और फीमेल जो है ना वो एक आपस में एक कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, कि वो 1 साल या 6 मंथ या 7 मंथ या 1 मंथ, ठीक है, या 1 वीक के लिए जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, इसमें ये है कि एक जो मेल है वो किसी जो जितने भी अहले किताब है उनसे शादी कर सकता है। ठीक है, लेकिन फीमेल जो है ना वो सिर्फ मुस्लिम से शादी कर सकती है। इस जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट्स में ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और ये सिर्फ इतना इशारी जो सेक्ट्स के से लोग बिलोंग करते हैं वो जो है ना वो टेम्परेरी मैरी का कॉन्सेप्ट जो मुत्ता मैरी है, इसको मुत्ता मैरी कहते हैं। आपने अक्सर वर्ड सुना होगा अपनी सोसाइटी में मुत्ता मैरी का। ठीक है, तो इसको जो है ना मुत्ता मैरी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक मेल और जो फीमेल है ना आपस में कांटेक्ट करते हैं कि हम इस स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो है ना आपस में शादी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट है, जो वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपने आम सोसाइटी में देखा होगा, उसमें आप ये कांटेक्ट नहीं करते कि हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो है ना वो आपस में शादी कर रहे हैं आप। लेकिन आपने जो अपने जो रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट देखा है सोसाइटी में, उसमें तो ये होता है ना कि आप कांटेक्ट ये नहीं करते कि हम इस टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो मैरिज कर रहे हैं। उसमें यही होता है कि आप फॉर द लाइफ बीइंग जो है ना वो रिलेशनशिप में रहेंगे। ठीक है, और ये बहुत जो लड़का और लड़की है ये हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें ये होता है कि मेल जो है ना वो और फीमेल आपस में ये कॉन्टेक्ट करते हैं कि हम फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड जो है ना वो डिटरमाइन कर देते हैं कि 1 साल के लिए हम आपस में शादी करेंगे, या 1 मंथ के लिए, या 2 मंथ के लिए, या 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ठीक है, वो स्पेसिफाइड कर देते हैं कि हम इस स्पेसिफाई, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया होता है कि हमारा जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 3 साल के लिए चलेगा, या 4 साल के लिए चलेगा, या 5 साल के लिए चलेगा। तो उसमें ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है टेम्परेरी मैरिज। इस वजह से जो है ना टेम्परेरी मैरिज का जो है ना नाम दिया गया, टेम्परेरी फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मोत्ता मैरी का, इसको मोत्ता मैरी भी कहते हैं, इसको टेम्परेरी मैरी भी कहते हैं। ये शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। ठीक है, वो मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट करते हैं कि वो जो है ना वो इतने टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो आपस में जो है ना वो हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो मैरिज भी खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस होती है, इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो डावर जो है ना वो स्पेसिफाई किया जाता है, हस्बैंड और वाइफ की तरफ से जो है ना वो स्पेसिफाई किया जाता है कि इतना जो है ना वो हक महर होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ जो मैरिज है उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि हम जो है ना वो 10 घंटे के लिए मैरिज कर रहे हैं, 10 दिन के लिए कर रहे हैं, 2 वीक्स के लिए कर रहे हैं, मंथ्स के लिए कर रहे हैं, ईयर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना वो उन पे डिपेंड करता है, मेल और फीमेल दोनों पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, म्यूचुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, और वाइफ जो है ना वो मेंटेनेंस के लिए लाइबल नहीं होती। अगर आप रेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट पढ़ें, जो आपने अक्सर सोसाइटी में देखा है, हमारी सोसाइटी में जो है ना वो रेगुलर मैरिज ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बहुत पहले कॉन्सेप्ट था, अभी भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में अभी भी ये एग्जिस्ट करता है, इस्लामिक कंट्रीज़ में। ठीक है, तो वाइफ जो है ना वो मेंटेनेंस जो है ना वो क्लेम नहीं कर सकती, और अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है, ठीक है, तो वो फिर फुल डॉवर जो है ना हक कंज्यूमेट का मतलब ये होता है कि जब उन्होंने मैरिटल जो राइट्स हैं वो परफॉर्म कर लिए हैं, कॉन्जुगल राइट्स जो होते हैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, वो अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिए हैं तो इसका मतलब है कंज्यूमेट हो चुकी है। ठीक है, अगर वो कंज्यूमेट नहीं हुई मैरिज, ठीक है, और अगर वो जो है ना वो मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, यानी कि मैरिटल जो राइट्स हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किए, कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म नहीं किए, तो शी इज एंटाइटल्ड टू हाफ टावर। ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ वाइफ, हस्बैंड ये कह सकता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि प्रोक्रिएशन के लिए। ठीक है, वो जो नेक्स्ट जो राइट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है ना रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि समटाइम पर्सन जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है कि अब हमसे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो बेसिकली चाइल्ड होते हैं वो लीजिटमेट होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो है ना इनहेरिटेंस में कोई ऐसा राइट नहीं होता है। ये एक बात याद है कि चाइल्ड जो है ना वो लीजिटमेट होते हैं इस मैरिज में। ठीक है, इसमें जो है ना वो बच्चा लीजिटमेट होता है। ठीक है, और उसका जो है ना इनहेरिटेंस में भी जो है ना राइट होता है। ठीक है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिखा होता है ना,
उसके बाद जो है ना मैरिज खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, अगर तो उसको एक्सटेंड ना किया जाए। मतलब अगर एक मेल और फीमेल ने ये कॉन्टेक्ट किया कि हम जो है ना वो 3 साल तक आपस में जो है ना वो एज अ हस्बैंड वाइफ जो है ना वो रहेंगे, ठीक है, मतलब निकाह करते हैं 3 साल के लिए, ठीक है, अगर उसको एक्सटेंड नहीं करते तो वो फिर जो एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो मुत्ता मैरिज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेरी मैरिज का। मैं फिर से बता दूँ, इसमें ये सिर्फ शिया सेक्ट में ये पाया जाता है। इतना इशारी ये शिया सेक्ट्स में बिलोंग करते हैं ग्रुप, ठीक है, जो कि जो ग्रुप जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो फॉलो करता है। उसके बाद परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में भी पाया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। सुन्नी में शिया में जो है ना 2 कॉन्सेप्ट है, एक जो है ना वो वैलिड मैरिज और एक जो है ना वाइट मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम वैलिड और वाइट मैरिज को पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, सिर्फ जो है ना विटनेसेस का डिफरेंस आ जाता है, डॉवर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कि मतलब विटनेसेस जो है ना वो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि वो शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि अगर विटनेसेस नहीं भी हैं तो भी आप जो है ना मैरिज को रेगुलर किएंगे, ठीक है। और हक महर का आता है कॉन्सेप्ट कि वो जो है ना कहते हैं कि मैक्सिमम जो है ना इतना हक महर होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते शिया स्कूल ऑफ थॉट्स में, ठीक है। लेकिन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो कहते हैं जितना मर्जी हक महर हो और 2 जो है ना वो विटनेस का होना लाजमी है। ये थोड़ा सा बस कंट्राडिक्ट पाया जाता है, अदरवाइज जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो असेंशियल्स थे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में वो हमने पढ़े थे, ठीक है, वो फुलफिल होने जो है ना वो लाजमी है, ठीक है। सही मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सूरत बकरा में जो है वो कम्प्लीटली उसको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो वो डेट सीधा सही, मतलब हलाल मैरिज वैलिड मैरिज जो है ना वो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। असेंशियल्स हमने पढ़े थे, ऑफर्ड एक्सेप्टेंस होती है और कॉम्पिटेंसी होती है, हक महर का होना लाजमी है, और ये मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो वैलिड मैरिज में होती हैं, ठीक है। ऑल मैरिज विल कन्फर्म इन ऑल रिस्पेक्ट विद द लॉ इज टर्म एज अ वैलिड मैरिज, ठीक है। जो सारे लॉज के एक्सपेक्ट को जो है ना वो फॉलो कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे तो दैट्स इज़ अ वैलिड मैरिज, ठीक है। इसमें जो है ना वो सारे राइट्स होते हैं फीमेल के पास, वाइफ के पास, ठीक है, जो कि एक्चुअली में आप जो है ना वो अपनी सोसाइटी में देखते हैं, ठीक है। ये वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है ना हम पढ़ रहे हैं इसमें। स्टेटस ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज़ रिकॉर्डेड एज अ पार्टी। पहली तो चीज़ ये है कि जो है ना ये रिटर्न होता है सारा, ठीक है, यूनियन काउंसिल वगैरह जो है ना इसको रजिस्टर करती है। उसके बाद इनहेरिटेंस में प्रॉपर राइट होता है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ, और देन उसके बाद जो है ना उसके डॉवर हक महर जो है उसको दिया जाता है। उसके बाद जो है ना इसके पास अगर तो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है थ्रू द कोर्ट, या हस्बैंड ने तलाक दी है, ठीक है, या खुला वगैरह का वो कॉन्सेप्ट हुआ है फीमेल की तरफ से, ठीक, तो इस तरह जो है ना वो मैरिज जो है ना डिसॉल्व होती है इसमें, ठीक है। और इसमें अगर तो फीमेल जो है ना इद्दत पीरियड पूरी करती है, अगर तो डेथ हुई है हस्बैंड की तो फिर 4 मंथ और 10 डेज़ का इधर टाइम पीरियड होता है, सीधे सूरत बकरा में ये चीज़ लिखी गई है। और अगर तो जो है ना वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हुई है, ठीक है, डिसॉल्व की है खुद ही, एक्चुअली जब डेथ होती है हस्बैंड की तब भी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर तो वाइफ की कंसर्न या हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसर्न के साथ, या थ्रू कोर्ट, या वाइफ ने खुला क्लेम किया है या हस्बैंड ने तलाक दी है, ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो 3 मंथ और 10 डेज़ का जो है ना वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। बच्चे जो है ना लीजिटमेट होते हैं, इनहेरिटेंस में उनका प्रॉपर राइट होता है, ठीक है। और ये जो है ना एक वैलिड मैरिज का कॉन्सेप्ट है। इसमें जितने भी असेंशियल्स हैं, जितने भी जो है ना इस्लामिक लॉज ने चीज़ें बताई हैं वो फुलफिल होती हैं, ठीक है, तो तब हम जो है ना उसको वैलिड मैरिज कहते हैं। उसके बाद होता है वाइड मैरिज। वाइड मैरिज होती है बातिल, ठीक है। बातिल मैरिज ये होती है कि आप जो है ना रिलेटिव्स इम्पीडिमेंट्स जो हैं उनके साथ जो है ना वो आप शादी करते हैं, तो डेट्स में भी कंसीडर एज अ वाइड मैरिज, ठीक है। इसमें ये जो मैरिज है इसको जो है ना वो बातिल मैरिज कहा गया है इस्लाम ने, ठीक है। इसमें जो है ना वो एसेंशियल्स पूरे नहीं होते हैं जो रेगुलर मैरिज के हैं। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप अपने किसी ब्लड रिलेशंस, यानी कि एक पर्सन जो है वो अपनी किसी सिस्टर के साथ शादी कर लेता है, या अपनी जो है ना वो वाइफ की सिस्टर के साथ, या वाइफ की जो है ना वो मदर के साथ दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब एक पूरी डिटेल है, ठीक है, जिसको हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसको जो है ना इस्लाम ने वाइड मैरिज डिक्लेयर किया है, ठीक है। एक लड़का जो है वो अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है, या अपनी जो है ना वो ग्रैंड मदर के साथ, या अपने जो है ना वो ऐसे किसी के साथ शादी कर लेता है, तो डेट्स इज द वाइड मैरिज, ठीक है। ऐसे ही अगर जो है ना एट अ टाइम, चूँकि 5 ऐसी जो है ना एक फ़ीमेल जो है वो एट अ टाइम किसी 2 मर्द के साथ शादी कर ली थी, तो डेट्स इज द वाइड मैरिज, ठीक।
तो ये बेसिकली जो ना वो वाइड मैरिज है। अब इसमें इसका एक केस लॉ भी है, ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि वाइड मैरिज इज़ नो मैरिज, ठीक है, वाइड मैरिज को आप मैरिज नहीं कहते। वेयर द इम्पीडिमेंट मैरिज इज़ एब्सोल्यूट और परपेचुअल, ठीक है, इम्पीडिमेंट्स यानी कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर उसमें कोई एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे, यानी कि आपने अगर किसी पर्सन ने जो है ना वो अपने ब्लड रिलेशन में से किसी के साथ शादी कर ली, ब्लड रिलेशन से मुराद क्या है कि आपने जो है ना वो अपनी मदर के साथ, ठीक है, या अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है, या अपनी वाइफ की जो है ना वो सिस्टर के साथ, या अपनी वाइफ की जो है ना मदर के साथ शादी कर ली है, ग्रैंड मदर के साथ शादी कर ली है, ठीक है, नीस के साथ शादी कर ली है, तो वो भी इसमें जो है ना वो वैलिड मैरिज में जो है ना वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं, वो जो चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बच्चा को पैदा होता है तो वो इलिजिटिमेट होता है। इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बातिल मैरिज के? देयर इज़ नो मैरिज, फर्स्ट ऑफ ऑल तक ये मैरिज नहीं होती, ठीक है। नो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अक्कर, कोई लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होते हैं, ठीक है। वाइफ जो है ना मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, डॉवर वगैरह जो है अगर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है, चूँकि बच्चा जो है इलिजिटिमेट होता है, उसका इनहेरिटेंस में कोई राइट नहीं होता है। तो ये बेसिकली जो ना इस्लाम ने जो है ना वो बातिल मैरिज का कॉन्सेप्ट जो ना दिया हुआ है कि अगर आप इन के साथ शादी करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना वो बातिल मैरिज में कंसीडर की जाएंगी। इसमें ये होता है कि वाइफ के पास जो है ना वो ये राइट भी होता है, या हस्बैंड के पास वो राइट भी होता है कि वो विदाउट कंसर्न जो है ना वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ये मैरिज होती नहीं है, तो इस वजह से जो है ना इसमें मैरिज का कोई भी एसेंशियल जो है ना मैरिज का कोई मटेरियल जो है ना वो पाया ही नहीं जाता, ठीक है। इरेगुलर मैरिज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सम एक्सटेंड जो है ना वो आपने कुछ एसेंशियल पूरे नहीं किए हों, फॉर एग्जांपल आपने शादी की लेकिन गवाह खान मौजूद नहीं थे, ठीक है, तो डेट्स इज इरेगुलर मैरिज। आपने ड्यूरिंग इद्दत शादी कर ली तो डेट्स इज इरेगुलर मैरिज, ठीक है। एक पर्सन है जिसने जो है ना वो 4 से ज़्यादा शादियाँ कर ली, ठीक है, डेट्स इज इरेगुलर मैरिज, ठीक है, जिनको जो है ना वो रेगुलर बनाया जा सकता है, सही है। मतलब इरेगुलर मैरिज वो होती है कि जिसमें कुछ जो है ना वो एसेंशियल्स फुलफिल करें तो वो रेगुलर मैरिज हो जाएगी, ठीक है, तो उसको हम जो है ना इरेगुलर मैरिज जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये मैरिज के क्या इफेक्ट्स होते हैं। चाइल्ड जो है वो लिस्टिमेट होता है, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वाइफ मेंटेनेंस तब क्लेम कर सकती है जब कॉन्जुगल राइट्स परफॉर्म करती हैं, कंज्यूमेट हो चुकी है मैरिज, ठीक है, तब वाइफ जो है ना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है। टर्मिनेट भी कर सकते हैं मैरिज को, ठीक है। इद्दत पीरियड जो है ना वो वाइफ पूरा करती है अगर जो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई है, ठीक है। बच्चा जो पैदा होता है वो लिस्टिमेट होता है और उसका राइट्स होता है पूरा इनहेरिटेंस में। बट ये होता है कि जो म्यूचुअल इनहेरिटेंस का राइट होता है ना हस्बैंड और वाइफ के पास, आपको पता ही है कि जो है ना वो जब हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ का जो है ना वो इनहेरिटेंस में विरासत में हिस्सा होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड का उसकी विरासत में जो है ना वो हिस्सा होता है। तो बेसिकली इरेगुलर मैरिज में जो है ना वो म्यूचुअल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसके मोड्स क्या हैं? मोड्स ये हैं कि कोर्ट या तो इसको रेगुलराइज कर सकती है, ठीक है, या तो इस मैरिज को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो ये कोर्ट्स के पास जो है ना वो, क्योंकि रेगुलराइज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मतलब गवाह खान मौजूद नहीं थे, या अगर एक हस्बैंड है उसने जो है ना वो एट अ टाइम 4 से ज़्यादा शादियाँ की हैं, ठीक है, तो वो फिर एक को डिवोर्स देगा तो फिर जो है ना वो मतलब रेगुलराइज हो जाएगी। या अगर डॉवर जो है ना वो वाइफ क्लेम कर रही है, ठीक है, और उसने हस्बैंड ने जो है ना वो डॉवर्स, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब आप शादी कर देते हो ना तो आपने कोई डॉवर स्पेसिफाई नहीं किया होता, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं किया होता कि हमने जो है ना ये हक महर देना है, ठीक है। तो फिर उसको डॉवर को जो है ना वो हक महर देने के लिए जो है ना कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं, ये हम डॉवर के कॉन्सेप्ट में जो है ना वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो हस्बैंड ये रिफ्यूज़ कर सकता है कि किसी औरत को जो है इरेगुलर मैरिज में ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो ये मानने से इनकार कर सकता है कि ये मेरी वाइफ है। ऐसे ही जो है ना वो वाइफ भी जो है ना वो ये मानने से इनकार कर सकती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है, जब तक वो रेगुलर नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना हमने काइंड्स पढ़ी मैरिज की, ठीक है, जिसमें जो है ना वैलिड, जिसको सही मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, वाइड मैरिज, और उसके बाद जो है ना इरेगुलर मैरिज, फासिद, बातिल और सही मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो है ना हमने टेम्परेरी मैरिज का कॉन्सेप्ट भी जो है ना वो हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। एट द एंड आपने कंक्लूजन लिखना है कि जो है ना वो मैरिज इज़ द सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है ना मेल और फीमेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज करता है, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट काइंड हैं, एक वैलिड मैरिज जो कि हलाल वे है, जो कि ऑल द इंग्रेडिएंट्स हैं, इस्लाम ने जो इंग्रेडिएंट्स बताए उनको फुलफिल करना, डेट्स इज़ अ, और फिर जो है ना वो हस्बैंड वाइफ जो है ना शादी करते हैं तो डेट्स इज़ अ वैलिड मैरिज, ठीक है। और वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि अगर आपने जो है ना वो किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी कर लिया जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है कि आप इसके साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है। एक मेल अपनी सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता, इस्लाम ने हराम करार दिया है, ठीक है।
अपनी मदर के साथ शादी नहीं कर सकता, इस्लाम ने हराम करार दिया। ठीक है, अपनी भांजी भतीजी के साथ शादी नहीं कर सकता, इस्लाम ने हराम करार दिया। ठीक है, तो ये और इरेगुलर मैरिज के अगर सम ऑफ द एसेंशियल्स जो है ना वो मिसिंग है, अगर उनको फुलफिल कर लेंगे तो वो मैरिज जो है ना वो रेगुलर हो जाएगी। जैसे कि मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, ठीक है, एक वाइफ है, उसने अपनी इद्दत को 5 दिन 10 दिन रह गए हैं और उसने जो है ना वो शादी कर ली है किसी के साथ, तो 5-10 दिन बाद जो है ना वो मैरिज खुद ब खुद रेगुलराइज हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था मैरिज के वाले से, काइंड ऑफ मैरिज के वाले से, जो कि आज हमने डिस्कस किया। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, तो दो में